हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने पॉलिटी के एक और लेक्चर पे, जहाँ पे आज से हम लोग कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आज ये पहला लेक्चर होगा जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और सामान्य हिस्ट्री हमारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बस हम उन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, वो बातों को पढ़ेंगे, उन प्रोविजंस को समझेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सहायक रही हैं सिर्फ। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है वो जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि 1773 से। वैसे पृष्ठभूमि तो उसकी तैयार बहुत पहले से, क्योंकि हमारी लीगल हिस्ट्री अगर हम पढ़ने जाएंगे तो अराउंड जब से एलिजाबेथ ने कंपनी को अलाउ किया, जब से उनको फरमान जारी किया, चार्टर जारी किया 1600 से, वहीं से हमारी लीगल हिस्ट्री का पोर्शन चालू हो जाता है, वहीं से हम लोग चीज़ समझने भी लगते हैं। मगर हम लोग को ये समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कौन कौन से एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुए, वो चीज़ें बस हमें पढ़नी है। उसके अलावा बहुत सारी फालतू बातें उनको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने का एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया है, वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बस कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक हमें पहुँचना है, वहाँ तक का सफ़र है। तो वहाँ पे हम लोग बस जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बन रहा है, किन किन बातों की सहायता से बन रहा है, बस उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो सिर्फ उतना ही पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कहलाता है। देखिए, अपनी सुविधा के लिए कि हमको पढ़ने में ईजी हो सके, तो इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को भी दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट क्या है कि कंपनी रूल, जहाँ पे कंपनी का शासन, और दूसरा क्या है क्राउन रूल, जहाँ पे मानते हैं कि क्राउन अब इंटरफियर कर चुका है वहाँ पे डायरेक्टली। वहाँ से अब माना जाएगा किंग का शासन। किंग का शासन का मतलब कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटर कर चुकी है। तो ये हम मान चलते। कंपनी रूल का मतलब जहाँ पे कंपनी का शासन डायरेक्टली भी बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे कंपनी का शासन धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये जब तक चलता है कंपनी का शासन, ये वाला पोर्शन है 1773 से 1858 तक, ये हम लोग मान के चलते हैं। और क्राउन रूल इसी 1858 के बाद से आगे तक, जब तक संविधान बनता है तब तक चलता है। तो ये हमारी यहाँ की पूरा पोर्शन रहेगा। अब इसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, हम लोग को कुछ हिस्ट्री ऊपर से भी लेके चलनी पड़ेगी, जहाँ पे हम लोग बक्सर के युद्ध से बात करते हैं और प्लासी के युद्ध से बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं यहाँ पे। कंटेंट में आज हम लोग इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखेंगे क्या की फीचर्स हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट में, कौन कौन से एलिमेंट डाले गए हैं, क्या क्या बातें बताई गई, इंपॉर्टेंस क्या रहा, रिव्यू और क्रिटिसिज्म क्या रहा। रिव्यू और क्रिटिसिज्म में हम लोग बातें कर सकते हैं क्या कमियाँ रह गई या किन कारणों से इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग देखेंगे। 1773 के बाद अन्य जो एक्ट आते हैं, अमेंडमेंट होता है, उनमें पिट्स इंडिया एक्ट भी आएगा। उसके बाद उससे पहले 1781 में आएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेगा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कॉन्फ्लिक्ट को। तो ये सारे पोर्शन हम लोग देखेंगे। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम समझे, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था कि बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए, बहुत पहले हम लोग को हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली एक लिमिटेशन बना के अपना चलना है, एक रेखा खींच के चलनी है कि बहुत इधर उधर ना भागें। तो भी कोशिश करूँ कि जहाँ तक चीज़ें समझ में आए वो बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी हम लोग को एक अपने लाइन में रहना है, बहुत इधर उधर नहीं जाना है। तो बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसका? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, ये हमें समझना है यहाँ पे। देखिए, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद क्या होता है, एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चालू हो जाता है। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, देखिए जब बक्सर का युद्ध होता है उसके पहले प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत चुका होता है। वहीं से उसकी पावर जो है दिखने लगती है कि हाँ, थोड़ी उन्होंने पकड़ इंडिया में काफ़ी बेहतर बना ली थी। और उसके बाद से वो क्या करते हैं कि किसी नवाब की पोस्ट को कंट्रोल करने लगते हैं, वो अपने मन से हटाते हैं, अपने मन से बैठाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन में अब एंटर कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने लगे थे। उसके बाद जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह वो उखाड़ फेंकते हैं इंडिया के जो बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है राजाओं का, जो बहुत ही पावरफुल अपने आप में जो मुगल रूलर्स थे उनको, और ख़ासकर कि अवध के नवाब, इन सबको हरा के एक तरफ कर देते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो वहाँ से हम लोग ये समझ जाते हैं। तो वहाँ पे फिर मजबूरी में ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, इलाहाबाद की ट्रीटी। तो ट्रीटी में बहुत सारी बातें थी, उन बातों को हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग को बस ये देखना है कि वो ट्रीटी होने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव आता है वो ट्रीटी करता है, वो क्या करता है, वो एक तरह से दोहरी गवर्नमेंट के सिस्टम को एक तैयार कर देता है सोसाइटी में। वहाँ पे क्या होता है, एक दीवानी और निज़ामियत
दो तरह का जो है गवर्नमेंट सिस्टम चलने लगता है। अब निज़ामियत वाले में क्या है, जैसे आपकी पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, अब जो भी अंदर की चीज़ें वो संभाले कौन, किंग के हाथ में थी वो सारी चीज़ें उसको संभालना है। दीवानी राइट्स पूरा जो है अपने पास ले लिया, जितने भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब जो है पूरा अधिकार अंग्रेज़ों ने अपने पास लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास ले लिया। तो हुआ क्या भाई, मेन चीज़ तो होता है पैसा। अगर पैसा ही आप ले लोगे तो किंग करेगा क्या। और कहने की बात थी कि निज़ामियत उनके हाथ में थी, वो भी खुद ही कंट्रोल कर रहे थे अंग्रेज़। तो ऊपर ऊपर बस मोटा मोटा दिखाने के लिए कि वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली रूल ना करने के पीछे भी उनकी एक मंशा थी, क्योंकि वो सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पे सबको, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सबको दिखा रहे थे कि हम लोग बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, हम लोग हर कहीं रूल करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो बस व्यापार कर रहे हैं। व्यापार करने के साथ साथ जो कहीं कमियां हैं लोगों में, जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड नहीं है, हम लोग बहुत बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो जो भूखे नंगे लोग हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनको हम लोग थोड़ा सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं, बस यही करने जा रहे हैं। हम लोग व्यापार कर रहे हैं और बाकी हम लोग रूल करने नहीं कहीं जा रहे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड उनका यही मैसेज था। तो ये भी एक रीज़न था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी व्यापार करने, उसको पहले से ये चीज़ बता के भेजा गया था कि भाई आपको रूल नहीं करना है वहाँ पे, आपको सिर्फ व्यापार करना है हो। मगर सबको पता था कि कंट्रोल तो ऐसे ही बढ़ेगा। इवन कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको पता था, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड यही काम कर रखा था। मगर लोग कहते हैं कि ब्रिटिश आए तो हम लोग को बहुत कुछ सिखा गए। वो कहते हैं कि उनका काम लूटना नहीं था, उनका काम हमारा शोषण करना नहीं था। ये सिर्फ इंडिया के ही लोग हैं जो ये बात मानते रहते हैं कि हाँ भाई उन्होंने हमको ये दिया, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे। बिल्कुल सीखे, शायद ना होते तो और भी चीज़ सीखते। ऐसी बात नहीं कि सीखना कभी रुकता नहीं है किसी का, सीखता आदमी वैसे भी है। टाइम के साथ ज्ञान ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ अपने से बढ़ेगा ही। अब टाइम अपने से छोड़ दोगे, टाइम अपने से बढ़ेगा, तो आपको कहीं ना कुछ चीज़ें बदलाव दिखेगा ही वो अपने से। वो अंग्रेज आते तो भी हमें दिखता, ना आते तो भी हमें दिखता। उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था कि अंग्रेज़ों का कुछ इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा था। मगर हम लोग क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाते कभी कि वो हमारा डायरेक्टली शोषण करने आएंगे। उसमें बहुत सारे ज्ञानी लोग बीच में आ जाएंगे और इस बात को डिफेंड करने लगेंगे कि नहीं अंग्रेज़ तो आए थे, हम लोग को बहुत कुछ सिखा गए। मगर ऑल ओवर वर्ल्ड इस बात के फेवर रहता है कि उन्होंने हमेशा से हमारा शोषण किया। अब अमेरिका में जाके पूछिए, अमेरिका वाले हमेशा कहेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया और तभी उन्होंने मिलकर यूएसए तैयार किया। उनके यूएसए बनने का मकसद यही था कि उनका शोषण हुआ ज़िंदगी भर। मगर इंडिया वाले बेचारे थोड़ा लिबरल किस्म के आदमी हैं, तो वो लोग थोड़ा मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, वो लोग आए होंगे तो बड़े अच्छी नीयत से आए होंगे, उन्होंने दिया हमको। और दिया तो भाई बहुत सारा चीज़ ले भी गए, वो लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो दीवानी राइट थे वो कंट्रोल कर रहे थे पूरा पैसा, टैक्स। अब वो क्या कर रहे थे, टैक्स उनको चाहिए था। टैक्स लेने के बाद क्या हो रहा था कि जो करप्शन बढ़ने लगा। अब क्लाइव ने क्या किया, देखिए 65 से 64 में बक्सर का युद्ध होता है और 65 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है साइन हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब बहुत सारा पैसा जो होगा कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स कलेक्शन, सारा रेवेन्यू कलेक्शन किसके हाथ में आएगा, यही ऑफिसर्स के हाथ में आएगा। कौन ऑफिसर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर हैं, जो इंडिया में जाके व्यापार कर रहे हैं। मगर ये समझिएगा कि इस चीज़ की खबर अभी वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन ऑफिसर्स हैं कहाँ बैठे हैं, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो प्रोपराइटर हैं, ये सब कहाँ बैठे हैं, ये सब ब्रिटेन में बैठे हैं। इनके कुछ ऑफिसर आके यहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं बस। तो दीवानी का अधिकार जब खुद ले लिए और निज़ामियत नाम के तौर पे जो बताया जा रहा है कि हमने किंग के हाथ में रखी, डायरेक्टली अपने हाथ में नहीं ली, प्रशासन उन्हीं का था। मगर कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे उनका हर एक चीज़। तो दीवानी राइट आप ले लिए, उसके बाद पैसा तो बचा नहीं, पैसा आप खुद सब उनसे ले रहे हो हर साल खूब सारा। और उससे हो क्या रहा है, आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देना था वो आप दे नहीं रहे हो। दूसरी चीज़, आप जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो अपने जेब में पूरा पैसा भर रहे हैं। अब इससे होगा क्या भाई, जनता का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसी किंग की। किंग के पास जब पैसा होगा तब तो कुछ करेगा। अब जनता पकड़ रही है किंग को कि भाई तुम मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, जनता में विद्रोह हो सकता है, ये सारी स्थिति बन रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हुई। अब इससे देखो ये बैकग्राउंड एक तैयार कर रहा है कि दीवानी राइट से कितना प्रभाव पड़ा है। इकोनॉमिकल काम से एक इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो इससे कितना बड़ा असर पड़ा। और ख़ास तौर कहाँ की इकोनॉमी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल अपने आप में वहाँ का सबसे बड़ी पावर थी इस टाइम, समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा पैसा उगलने वाली धरती बंगाल, उसको कंट्रोल कर लिया, वहाँ का पैसा अपने कंट्रोल जेब में रख लिया। तो वो ऑफिसर्स क्लाइव और उनके साथ के सारे ऑफिसर वो क्या करने लगे, अपनी झोली भरने लगे। और पैसा जा नहीं रहा है गवर्नमेंट के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वादा कर रखा है कि भाई हम आपको देंगे, और वहाँ पे हो कह रहा है करप्शन दिखा
कि अब करप्शन बढ़ गया। उसके साथ साथ देखो, ये तो पहला पॉइंट हो गया, करप्शन बढ़ा। क्या यही बस कमज़ोर किया ईस्ट इंडिया कंपनी को? नहीं, ये कमज़ोर नहीं किया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कमज़ोर की। देखो उस टाइम वॉर चल रहा है, एंग्लो मैसूर वॉर 3 साल तक ये चला, इससे परेशान, इसमें पैसा चाहिए था, मगर लड़ाई में जो पैसा चाहिए था वो तुम दे नहीं रहे हो। इनको पैसे की ज़रूरत थी, अब ऑफिसर्स अपना जेब में भर रहे हैं। वो अपना जेब इसलिए भर रहे हैं कि मैं लंदन में जाऊंगा तो बहुत अय्याशी से रहूंगा, बहुत ऐशो आराम में रहूंगा, मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड, मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही लग्जीरियस हो जाएगी। तो ये सारी चीज़। उसके बाद करप्शन, हमें देखिए 2-3 पॉइंट दिख गए। करप्शन हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर उस टाइम झेल रहे थे ये लोग, तो इस कारण। दूसरी चीज़ फैमाइन, भुखमरी, अकाल पड़ गया। 1769 के टाइम जो है बहुत बड़ा अकाल बंगाल में पड़ा, जहाँ पे सूखा पड़ा, और बताया जाता है कि पूरे बंगाल के करीब 1/3 पोर्शन जो लोगों का था वो मतलब ख़त्म हो गया। वहाँ पे 1/3 जनता जो है ख़त्म हो गई, मर गई। तो ये सारी चीज़, ये सारा रीज़न है। जब सूखा पड़ गया तो भाई अब पैसा कहाँ से दे जनता? जब सूखा पड़ गया तो अब उनकी भी हालत ख़राब, किसकी? जो ऑफिसर्स थे, कि अब पैसा कहीं से आ नहीं रहा, तो पैसा नहीं आ रहा तो वो परेशान, अब कंपनी तक पैसा पहुँच ही नहीं रहा। आखिरी, जो टी का उत्पादन करते थे और यूएसए में हर जगह वो सप्लाई करते थे अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हुआ क्या कि करीब 80% से ज़्यादा पोर्शन जो टी का था यूएसए में डच जो है स्मगल करके बेचने लगे, वहाँ पहुँचाने लगे। तो टी की जो डिमांड थी इनके ब्रिटिशर्स के, वो भी कम हो गई। तो टी के क्षेत्र में भी ये परेशान, करप्शन से अपने ऑफिसर्स के परेशान ही है, पैसा पहुँच नहीं रहा है। दूसरी चीज़ भूखमरी। तीसरा चीज़ वॉर कर रहे हैं, वहाँ उनको पैसा खर्च हो रहा है, लगातार आप लड़ोगे तो पैसा खर्च हो गई। तीसरा कि भुखमरी और टी वाला पोर्शन। अब ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, इसके बाद दिक्कत कहाँ आती है? जब फाइनली जाके जब देखता है कि बैंकरप्सी के कगार पहुँच गया है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये क्या कर लेते हैं कि अब मांगते क्या है? पैसा। किससे? गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट यहीं भी सोच में पड़ जाती है, ये उल्टा 1 लाख पाउंड जो है मांग लेते हैं, कहते हैं कि सर हमको दे दीजिए, हम बैंकरप्सी के एकदम कगार पहुंच गए हैं। तो गवर्नमेंट सोच में पड़ जाती है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया? अभी तक तो तुम बहुत अच्छी स्थिति में थे, जब 64 का तुम बक्सर का युद्ध जीतते हो, उसके बाद तुम ट्रीटी करते हो इलाहाबाद की, ये सब कुछ, तो उस टाइम तक तो पोर्शन बहुत अच्छा चल रहा तुम्हारा, उस टाइम कहानियाँ बहुत अच्छी थी, मगर अचानक से हुआ क्या? तो ये सब चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के उसके हेड थे उस कमेटी के, तो उन्होंने इसकी जांच की और अराउंड 5-6 महीने में उसकी रिपोर्ट जो है पेश की। उसके बाद उन्हें पता चला कि ये सारे जो काम हो रहे थे, तो इस कारण से ये नहीं हो पा रहा, यहाँ पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। अब दिक्कतें बढ़ी, तो दिक्कतें जब सामने आ गई तो 72 में ही 1772 में रॉबर्ट क्लाइव को बुलवा लिया जाता है वापस, और उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, उनका ट्रायल चलता है कोर्ट में, और 1774 के अराउंड वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो ये सारी चीज़ें। अब ये तो हो गई एक बात कि हाँ भाई पैसे की दिक्कत पड़ी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो है बैंकरप्सी के कगार तक पहुंच गई एकदम, उसको गवर्नमेंट से पैसा लेना पड़ा उल्टा। तो गवर्नमेंट ने जांच बैठा के चेक किया यार क्या क्या रीज़न रहा। उसके बाद क्लाइव के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, उनके ऊपर ट्रायल चलता है, सुसाइड कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारे ऑफिसर ही करप्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यार हमारे ही आदमी इतना करप्शन कर रहे हैं, क्यों अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि यार 7 समुंदर पार बैठा है लंदन, वहाँ ब्रिटेन तक तुम कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाओगे? ना तो फ़ोन है, ना टेलीफोन है, कुछ नहीं है ऐसी सुविधाएँ, तो वहाँ तक तुम पहुँचा ही नहीं सकती चीज़ें। तो जब तक तुम पहुँचाओगे तब तक तो इधर अमीर होकर बैठ जाएंगे वो लोग। तो एक तो ये रहा पैसे वाला माजरा। दूसरी चीज़, ब्रिटेन की गवर्नमेंट की जो है फेस वैल्यू ख़राब हो रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड। क्या कि भाई देखो ये इतने बुरे लोग हैं ब्रिटेन वाले कि ये हर जगह जाके बस पैसा ही लूट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एकदम भुखमरी की स्थिति हो गई है वहाँ पे। उसके बाद टैक्स बढ़ा रहे हैं, लोगों से टैक्स ले रहे हैं। देख रहे हैं कि बंगाल की 1/3 जनता मर गई। एंग्लो मैसूर वॉर की पूरी न्यूज़ चल रही है, देख रहे हैं कैसे करप्शन फैला। तो कहीं ना कहीं थू थू होने लगी किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अब 2 दिक्कतें कि भाई एक तो पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी एकदम बैंकरप्सी की पहुंच गई है, उसको पैसा देना संभालना है कंपनी को, अच्छी कंपनी है। दूसरी चीज़, और अच्छी कंपनी कुछ नहीं, मेन माना जाता है कि जो कंपनी के जो शेयर्स थे उसमें क्वीन जो हमारी रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, तो उनके भी शेयर बताए जा रहे थे कि क्वीन के भी इसमें शेयर थे। तो इस कारण उसको बचाना था ही, तो कहीं ना कहीं प्रोपराइटर्स में उनका भी नाम था। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट को 2 चीज़ संभालनी है, एक तो कंपनी संभालना है और दूसरी अपनी गवर्नमेंट की जो है फेस वैल्यू संभालनी है। तो ऐसा करने के लिए उसे कंट्रोल करना पड़े किसे? कंपनी को। अब
तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए तो क्या करेगी अब कंपनी, एक कानून बनाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक कानून पास होगा कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि इंडिया में बैठी है। तो पहली बार रिटन फॉर्म में एक कानून जारी होगा, तो वही हमारा आधारशिला बनेगा, पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो पहला आधार बनेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा ऐसा पहला कानून था, कौन सा कानून था जो आधार बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, रिटन फॉर्म में कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहीं से कहानी चालू हो जाती है। तो आगे समझते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले ये चीज़ थोड़ा देख लेते हैं कि कंपनी क्यों कमज़ोर हो रही थी। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हमने वही समझा कि भाई इनके ऑफिसर्स ही करप्ट हो गए थे, उनके ऑफिसर्स ही पैसा दबा के रख रहे थे, कंपनी लगातार वॉर में इन्वॉल्व थी। ठीक, अब यहाँ भी पैसा लगेगा, इनके आदमी पैसा दबा के रख लिए। अब उसके बाद जो आदमी पैसा दबा के रख रहे हैं उनको पेमेंट और सैलरीज भी देनी है, अलाउंसेस भी देने हैं, वरना वो भाई इंडिया में रह काम ही नहीं करेंगे। तो पूरी तरह से दबाव किस पे पड़ने लगा, कंपनी पड़ने लगा। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ों को। अब ज़रा इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन, वैसे इंट्रोडक्शन तो हो ही गया लगभग, मगर फिर भी समझ लेते हैं क्या है ये 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन के लिए मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या पॉइंट बनाऊं, मगर मुझे लगभग लग रहा है कि ये सफिशिएंट होगा इतना आपके समझने के लिए। जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं पूरा रेगुलेटिंग एक्ट, आप समझ ही नहीं पाओ क्या चीज़ें कहाँ पे हैं कहाँ पे। मगर मैंने बहुत ठीक है अपने हिसाब से कोशिश की कौन सा पॉइंट किस हेडिंग के अंदर रखा जाए। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखो, पहली लाइन है कि दिस एक्ट केम टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनीज पावर। देखो, ये पहला एक्ट है। पहला मैंने बताया कि रिटन फॉर्म में एक अटेम्प्ट हुआ कि हम किसको कंट्रोल करें, कंपनी को। अब अभी तक क्या था, कंपनी को गवर्नमेंट ब्रिटेन की कंट्रोल नहीं कर रही थी, उसको फ्री हैंड दी थी कि आप जाओ अपना जैसे मन कर रहा है व्यापार करो। कुछ पावर भी दे दी थी एक्स्ट्रा कि कुछ एक्स्ट्रा का ज़रूरत लग रही तो आप वो भी यूज़ करो। ठीक है, अभी तक कोई भी जवाबदेही इनकी नहीं बनती थी, ये अपना व्यापार कर रहे थे, पैसा पहुंचा रहे थे, सब हंस खेल रहे थे खुशी से एकदम। पर हुआ क्या, जब फेस वैल्यू बिगड़ी, पैसे में बिगड़े, तो अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ा अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि पूरे विश्व भर में थू ना हो हमारी, वैसे ही परेशान है सब हमसे। तो पहली बार जो आया ये किस लिए आया, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंपनी को। पहली बार अटेम्प्ट किया गया रिटन फॉर्म में, एक लॉ बना के, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूट करके हमने कुछ उसमें रूल डाल के किसी बॉडी के लिए उसको बनाया, तैयार किया, तो बस वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना आया हमारे सामने। अब ये सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट क्या मतलब, पहली बार सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट का मतलब कि आप जब समझेंगे कि 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस टाइम तक। क्या कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, और अपने आप में सभी क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, सभी इंडिपेंडेंट थी। और ये सब जो भी अपने कार्य करती थी, जो भी पैसा लेती थी, या जो भी एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्क जो भी अपना कर रही है, उन सब की रिपोर्ट ये लोग अलग अलग किसको देते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ये बंगाल अलग देगा अपनी रिपोर्ट, बॉम्बे अलग देगा, और ये मद्रास अलग देगा। तो ये सभी क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते थे, इंडिपेंडेंटली अपना जो है रिपोर्ट देते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे, 24, ये भी समझते रहिएगा। अब बात क्या हुई, देखिए सेंट्रलाइजेशन क्यों कह रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ये रहा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी। पहली बार इस कानून से इन दोनों प्रेसिडेंसीज की पावर जो है बंगाल के अधीन की गई, मतलब इसको देना शुरुआत हुई। अब इस चीज़ की शुरुआत हो गई, मतलब सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो नहीं गया पूरी तरह, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनको भी कंट्रोल करने की पावर किसे मिल गई, कि अभी जो भी काम करेंगे बंगाल के अधीन रहते हुए करेंगे। बंगाल अगर बंगाल की प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अगर किसी को मना कर देगा तो वो जो है दोनों लोग वो कार्य नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, ये लोग रिपोर्ट अब किसे देंगे, बंगाल को देंगे। तो बहुत सारे मायने में, अभी इसको हम लोग आगे समझेंगे और डिटेल में। तो यहाँ पे इसी बात को कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट, पहली बार सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट, सारी पावर एक के हाथ में जाना चालू हो गई। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, कि एक तरह से यूनिटरी फीचर यहाँ पे आने लगा। देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव की पावर जो है
सेंट्रलाइज होने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे पॉइंट। अब जरा आते हैं की फीचर्स पे। की फीचर्स क्या कहते हैं। अब ये एक्ट में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ, इनको जरा बस पढ़ना है, उसके बाद समझते हैं बारी बारी क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहला, अब जैसे रॉबर्ट क्लाइव आए थे, मैंने बताया कि 1772 में उनको बुला लिया गया था और 1774 में बेचारे सुसाइड कर लेते हैं लटक के या जैसे भी किए हों। फिर उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना के भेज दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना के भेज दिया गया। अब जैसे ही 1773 में एक कानून पास होता है ये वाला, तो उस कानून में एक प्रावधान किया जाता है कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर नहीं होगा, अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, एक बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो किनको कंट्रोल करेगा, दोनों प्रेसिडेंसीज को, जिसके कंट्रोल में कौन होंगे, बॉम्बे के गवर्नर जनरल और मद्रास के गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर, बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर किसके कंट्रोल में होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो यहीं से क्वेश्चन उठता है कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि वो वहीं आया था, गवर्नर बना हुआ था, उसी को गवर्नर जनरल फिर बना देते हैं। ठीक है, जब वो आएगा, अब ये कानून बनेगा तो उसको दिखता है कि डुअल सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट चल रहा था, जहाँ पे निज़ामियत और दीवानी राइट्स जो अलग अलग बढ़ चुके थे, दोनों अलग अलग फॉर्म में दीवानी वाला पूरा कंट्रोल कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, और नाम के लिए बोल दिए थे कि निज़ामियत जो है आप राजा आप ही रखिए, आप ही अपने से चलाइए। तो ये सिस्टम को ख़त्म किया ये कानून आने के बाद। दूसरा चीज़, जो गिफ्ट और प्राइवेट ट्रेड जो कर रहे थे इनके ऑफिसर्स, उसको प्रोहिबिट किया गया, मतलब ख़त्म किया गया। क्यों? क्योंकि इसी से करप्शन बढ़ रहा था कि किसी से, अब आप यहाँ पे बोल देंगे, अब आप जो है जितने भी ऑफिसर्स हैं किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी से कोई उपहार नहीं लेंगे, खुद का कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें मन में उनके बनी थी कि भाई इसी से करप्शन बढ़ रहा था, तो ये सब चीज़ें डाल दी गई कानून में। ठीक है, अब क्या किया गया कि जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, अब यहाँ पे कंट्रोल करना चालू हो गया। देखिए डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी क्या करेंगे, सबमिट करेंगे रिपोर्ट किसको, गवर्नमेंट को। अब देखिए जो भी रिपोर्ट आएगी, कैसी रिपोर्ट, जो भी गवर्नर जनरल फाइनली रिपोर्ट किसको भेजेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ये डायरेक्टर्स कितने थे, 24। ये 24 डायरेक्टर मिल क्या करेंगे, ये रिपोर्ट अब किसको देंगे, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देंगे। ये अब सारा लेखा जोखा गवर्नमेंट अपने नज़र में रखेगा, कहेगा देख, वो भी देखना चाहता है ना भाई, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम वहाँ कर क्या रहे हो ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और ये रिपोर्ट चाहे जिस भी मैटर जुड़ी, चाहे रेवेन्यू, मिलिट्री या सिविल, जो भी आपका प्रशासनिक जो भी कार्य था इन तीनों में से, कैसे आप उसको चला रहे हो, कैसे मुनाफा हो रहा है, कैसे उसको संभाल रहे हो, ये सब रिपोर्ट हमें चाहिए हर साल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, उसके अंडर में। ठीक है, बोथ द प्रेसिडेंसीज, अब बोथ जितनी भी दोनों प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करेंगी, गवर्नर जनरल को। ये बात हम लोग देख चुके हैं। साथ में अब देखिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। अब ये ज़रा समझने वाली बात है क्या, देखिए यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है ये किससे बना, 1773 कानून से बना। अब समझिएगा ये गवर्नर जनरल को ला कौन रहा है, बैठा कौन रहा है, बना कौन रहा है, ये बन रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की दया पर। ये जिसको बैठाएगा वो गवर्नर जनरल बनेगा, और वो पूरा वहाँ का प्रशासन देखेगा अपने एरिया का। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मगर अब ये हम कैसे मान लें, हम का मतलब कि गवर्नमेंट कैसे मान ले कि ये पर्सन हमारे प्रति लॉयल रहेगा, हमें सारी न्यूज़ सही देगा। कह रहा नहीं, इस पे भरोसा नहीं कह सकता। कह रहा तो क्या करें, कह रहा तो गवर्नर जनरल, जैसे हम 1773 कानून से गवर्नर को गवर्नर जनरल बना रहे हैं, उसी तरह इसके साथ जरा 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाओ, एक परिषद बनाओ, 4 मेंबर इसके साथ और बैठाओ। तो ये टोटल मिलके इसको क्या कहा गया, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल की परिषद भी कहा गया। तो अब ये 4 मेंबर साथ में इसके साथ मिलकर कोई भी डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन कैसे होगा, मेजॉरिटी पे होगा। मेजॉरिटी मतलब कि गवर्नर जनरल अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, गवर्नर जनरल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी। ये सारी चीज़ अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो अब देखिएगा ये जो 4 मेंबर कहाँ से आ गए, कैबिनेट से आ गए। अब ये कैबिनेट से आ गए तो अब जितने भी डिसीजन होंगे या जितनी भी नज़र बनी होगी कंपनी के कार्यों पर, ये लोग सारी रिपोर्ट करेंगे किसको, गवर्नमेंट को। तो इसलिए ये काम 1773 कानून से किया गया कि भाई 4 मेंबर बैठाओ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐसे होगी। जो कार्यपालिकी कार्य होंगे वो इन 5 मेंबर
से चलेंगे, अकेले गवर्नर जनरल नहीं बताएगा क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोल किया गया। तो ये सारी चीज़ें रही। अब देखिए छोड़ना इसमें कुछ नहीं है, लगभग मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसमें से कुछ भी किसी का छूटे ना, सारे पॉइंट हम लोग कवर कर लें। ऐसा नहीं कि किताबों से आप पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट मिलेंगे नहीं, पढ़ोगे सब मिलेंगे, देखोगे बहुत जगह पढ़ाया भी जाएगा। अच्छा पढ़ाते हैं सब, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता, सब अपने अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं। पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शायद मेरे अंदर कमी है कि मैं बहुत जगह से पढ़ रहा हूँ तो मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैंने कई सारी किताबों को देखा, फिर उससे जो है निकाला ये सारी चीज़ें। तो इसको मैं रख रहा हूँ आपके सामने कि एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम बना बना के चीज़ें, कि आपको चीज़ें क्लियरली मतलब समझ में आए कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। क्योंकि आप पूरा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ डालोगे, आपको समझ नहीं कोड ऑफ डायरेक्टर कौन है यार, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ें, कहाँ से वो ऊपर जा रही है, कौन प्रोपराइटर है, कौन क्या हो रहा है, तो ये बहुत ही मतलब मिक्स हो जाती चीज़ें। तो यहाँ पे भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा भी कौन चीज़ें कि आपको एकदम क्लियर कट रहे, आप सब चीज़ में अंतर कर सकोगे, कौन कहाँ से आ रहे हैं और उनका दायरा कहाँ तक है, किसको कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप समझ सकोगे और एक मतलब निष्कर्ष उसमें से निकाल सको, खुद का भी एक अपना कोई ओपिनियन बना पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसमें भी मैं कवर नहीं किया हूँ, मगर बताऊँगा सारी बातें आपको, ठीक है। इसमें मैंने लिखा नहीं है पर बताऊँगा हर एक बात। अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहीं पे देखते हैं चीज़ें कि गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबरी काउंसिल की जो चर्चा हो रही है क्या आखिर। देखिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में कितने इनके जो मेंबर का टेन्योर है, जो मेंबर्स इनके जोड़े जा रहे हैं, कितना 5 साल, 5 साल का टेन्योर, जो मेंबर आएंगे वो 5 साल रहेंगे। जो भी डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी से लिया जाएगा। ये डिसीजन कैसे होंगे, कार्यपालिकी डिसीजन होंगे, एग्जीक्यूटिव डिसीजन होंगे। दूसरा, कास्टिंग वोट किसके पास होगा, गवर्नर जनरल के पास। कास्टिंग वोट का मतलब क्या, अगर 2 और 2 से टाई हो जाए मैच तो एक वोट कौन देगा, देने की पावर किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है। मगर गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर अभी आप आगे चल के देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के आएगी, मगर वहाँ भी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाती है, उसके बाद जाके मिलती है सही से। तो ये सारी चीज़ें अब जरा देखिए, जरा यहीं पे हम लोग समझते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, गवर्नर जनरल हैं, प्रोपराइटर जो मैं नाम ले रहा हूँ, 4 मेंबर काउंसिल, ये सब हैं क्या। देखिए एक होते हैं प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, इन्हें कहते हैं स्वत्वधारी मंडल। ये जनरली हैं कौन, और एक तरफ लिख लीजिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो प्रोपराइटर वो लोग हैं जो डायरेक्टली शेयर होल्डर हैं कंपनी के, जब कंपनी में डायरेक्टली शेयर लेते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो वो सारे लोग एक तरह से कह लो कि ये ओनर हैं कंपनी के, ये लोग होते हैं ओनर। बताया जाता है कि इसमें स्टार्टिंग में करीब 84 मेंबर आते हैं, तो 84 मेंबर मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं। वो बताया था कि छोटी छोटी कंपनी रहती है, वो सारे उनके मेंबर्स आके एक साथ आते हैं, तो वो सब मिलके एक बड़ी कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट साइड व्यापार करेगी। तो कुल मिला के आप लोग ये समझते रहो कि प्रोपराइटर्स मतलब कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में कौन बैठेगा, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में वो लोग बैठेंगे जो शेयर होल्ड करते होंगे कंपनी के, वो लोग। अब इसमें कुछ चीज़ें भी थी कि यही लोग किन को चुनेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के मेंबर ही किसको चुनेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो ये लोग कैसे चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। अब इलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इनके कितने मेंबर हो गए, 24 मेंबर्स, तो 24 मेंबर्स बैठा दिए गए। अब जरा समझिए कि जो 1773 का जो कानून आया उसने किया क्या। अभी तक क्या नियम था कि वोट देने का अधिकार किसके लिए, वोट डायरेक्टर्स को चुनने के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने के लिए वोट देने का अधिकार किसको था, कह रहा था वो शेयर होल्डर, वोट वो लोग दे सकते थे, वो शेयर होल्डर जिन्होंने करीब 500 पाउंड का जो है शेयर का हिस्सेदारी रखा हो कंपनी में, जिनके पास 500 पाउंड के शेयर्स हों। बट जब 1773 का कानून आता है, इसने इस चीज़ को बदल दिया, ताकि यार हर कोई नहीं, जिसका मन करेगा वो नहीं चुन लेगा, कहेगा अब थोड़ी इस चीज़ों को बढ़ाते हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी लाते हैं, हर कोई नहीं अपनी मनमानी तरीके से चला पाएगा चीज़ें। कह रहा अब जिसके पास 1000 पाउंड के होंगे शेयर, सिर्फ वही वोट करेगा डायरेक्टर्स को चुनने में। तो पहला बदलाव यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग ये भी समझ गए। चलो अब जरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ भी थोड़ा आते हैं। प्रोपराइटर आप लोग समझ गए, प्रोपराइटर का मतलब ओनर, यही लोग किसको चुनते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और लकीर का फकीर भी होकर नहीं चलना है, सिंपल सुनना है बस कि यही लोग जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाना है, बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये 500 और 1000 पाउंड वाला जानते रहना।
कि 500 पाउंड वाले पहले कर पाते थे, मगर जैसे 1773 वाला कानून आता है तो अब सिर्फ 1000 पाउंड के शेयर होल्ड करने वाले प्रोपराइटर्स ही चुन पाएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हमारे पास कौन कितने 24 मेंबर हैं। यही हमारी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी हम लोग समझते हैं जो एग्जीक्यूट करती है, जो हमारा प्रशासन चलाएगी, मेन जो सरकार चलाएगी। अब इसी में से एक अध्यक्ष भी होगा, एक उपाध्यक्ष भी होगा। पहले क्या होता था? पहले इनका टाइम पीरियड होता था 1 साल का। तो 1 साल का टाइम पीरियड होने के साथ साथ होता क्या था, दिक्कत ये आती थी कि जब भाई कोई 1 साल के लिए बनाओ, किसी को पोस्ट दोगे तो क्या करेगा? पहली चीज़ तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई स्थिरता बनेगी नहीं। आएंगे 1 साल में, जब तक चीज़ें समझेंगे तब तक निकल जाएंगे, तो आदमी कुछ उसमें काम क्या करे, उसमें अपना योगदान क्या दे? वो कहेगा पहले लूटो यार, 1 साल का टाइम मिला है, पहले लूट लो। तो वो जल्दी जल्दी अपनी झोली भर रहे थे, तो कह रहा था कि नहीं। तो 1773 कानून आता है, 73 कानून आता है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर्स थे उनका जो है टेन्योर, उनका जो टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ा दिया था। क्या? 1 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। अब 4 साल किया गया, साथ में ये बोला गया कि प्रति वर्ष 1/4 मेंबर इनके जो है रिटायर भी होंगे। ठीक है, मतलब 6 मेंबर करीब, 6 मेंबर हर साल जो है रिटायर भी होंगे और 6 नए भी जुड़ते जाएंगे। तो ये चीज़ होता रहेगा। तो ओवरऑल हमें ये चीज़ समझ में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या बताया? 24 मेंबर। 24 मेंबर क्या है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब ये पूरा तय करेगी। इन्हीं के मेंबर हर जगह बैठे हैं, जो यहाँ पे आके क्लाइव आए थे, पूरा चला रहे थे। आगे के मेंबर भी इन्हीं के अंडर कंट्रोल रहेंगे। तो 1773 का कानून आता है। पहले इनका 1 साल का टेन्योर होता है, 1 साल बाद ये हटते रहते हैं, मगर क्योंकि इससे दिक्कतें होती हैं, करप्शन बढ़ने लगता है, सबके मन में लालच रहता है। कह रहा पहले लालच को दूर करो, स्टेबिलिटी थोड़ी बनाओ कि आदमी बैठे, थोड़ा चीज़ समझे। 1 साल में क्या ही समझेगा। तो 4 साल का टेन्योर कर दिया गया कि अब 4 साल प्लस हर प्रति वर्ष जो है 1/4 मेंबर रिटायर होंगे। इससे होगा क्या कि गुटबंदी नहीं हो पाएगी, अंदर ही बैठ के जो है वहाँ षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही इसमें। तो अगर हायरार्की हम लोग समझें कि हायरार्की में सबसे ऊंचा कौन है, कह रहा हायरार्की में सबसे ऊंचे हैं प्रोपराइटर्स। उसके बाद आ रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बाद कौन आ रहा है? गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबर की काउंसिल। उसके बाद गवर्नर्स जो बंगाल और बॉम्बे की। तो ये सारे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की चीज़ें। बात आती है अब सुप्रीम कोर्ट की। जरा देख लें, जहाँ पे पहले सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, इसमें से भी कुछ खास बहुत पोर्शन है, बस ये देखने वाले, कुल इसमें मिला के सब पॉइंटर ही हैं। देखो, 1774 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश कर दी जाती है। इसमें से एक चीफ जस्टिस होता है और 3 अदर जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस का नाम इंपॉर्टेंट है, एलिजा इम्पे। तो ये पूछता है कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो एलिजा इम्पे। अब इसका जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो जो कोर्ट का, इस सुप्रीम कोर्ट का, देखो पहले तो एरिया से कितना था, जुरिडिक्शन कितना था, ये सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित था। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी था, अपीलेट भी था। ओरिजिनल का मतलब कि डायरेक्टली ये मैटर इसके पास सुने जा सकते थे, और अपीलेट मतलब निचली कोर्ट से इसके पास अपील के रूप में भी आ सकते थे। अब इसका एरिया कहाँ कहाँ तक था, चाहे सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, मिलिट्री से जुड़ा कोई मामला आया हो, प्रशासन से, अन्य प्रशासन से, या रिलीजियस मैटर आया हो, या कोई भी ऐसे जुड़े मैटर आए हो, तो वो किसी मैटर को सुन सकती थी। काफ़ी पावरफुल बनाई गई थी ये सुप्रीम कोर्ट, एकदम इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया था। साथ में याद रखिएगा, इसकी अपील कहाँ की जा सकती थी, इसके डिसीजन से प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल में जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती, अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है इनके डिसीजन से, आप जाइए प्रिवी काउंसिल। और क्या इनकी पावर कहाँ, किस किस चीज़ में इनको पावर दी गई? पहला इनके पास क्या पावर थी? जुडिशियल पावर थी। भाई जुडिशियल पावर मतलब जब ये न्यायिक कार्य कर रहे होंगे तो कोर्ट में अपना जजमेंट देंगे, ये सारे कार्य करेंगे, तो वो जुडिशियल पावर है। साथ में इनको लेजिस्लेटिव पावर थी। बड़ी खतरनाक चीज़ दे दी यहाँ पे। अब यहीं सारा बवाल चालू हो जाएगा। देखिए, लेजिस्लेटिव पावर क्या मतलब है। अभी तक हमने ऊपर देखा कि 1773 कानून से क्या बनाया गया कि एक गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के, साथ में उनके साथ 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनके साथ 4 मेंबर और दे दिए गए, जो कुल मिला के टोटल मिला क्या कहलाने लगी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार हो गई यहाँ पे। अब ये एग्जीक्यूटिव मैटर में कोई भी डिसीजन यही बॉडी लेगी, ठीक। मगर मैटर फंसा कि अब लेजिस्लेटिव मैटर मतलब अगर कोई लॉ बनाना है तब क्या करें। अब यहीं पे क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दी गई। कह रहा है कि अब आपको करना है तो अब साथ में जरा सुप्रीम कोर्ट को भी सुन लो। ये चीज़, गवर्नर जनरल, 4 मेंबर
ये आप डिसीजन ले लो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जब उसमें हाँ कर दे तब समझ जाना कि वो लॉ बन गया। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दे दी गई कि जहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी पूरी तरह कंट्रोल करने लगा। तो अब गवर्नर जनरल बेचारे परेशान हो जाएंगे, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सही से कार्य नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे समझना ये है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। देखो हो क्या रहा है कि एक तरफ है गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल कौन है, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, ये किसका मेंबर है, हमने भी देखा ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का आदमी है ये इन्हीं का आदमी है। बाद में आए 4 मेंबर और फिर इस्टेब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की पावर किसको दी गई थी, किंग को दी गई थी। तो किंग क्या करेगा, एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करेगा। इसके अंदर जो जजेस होंगे वो कौन होंगे, जिनको ये बैठाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए पर्सन है वो भी किसके कंट्रोल में, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के आदमी हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये 4 मेंबर किसके आदमी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ये दोनों कहाँ के हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये कौन हुए, बेचारा अकेले गवर्नर जनरल बन गया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का रह गया बस। तो कहीं ना कहीं कंपनी पे निगरानी बनाए रखने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो निश्चित पॉसिबल काम हो सकता था वो किया इस कानून के माध्यम से। मगर यहीं देखिए, जब पहली बार आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ बहुत सारी कमियां भी हमें नज़र आती है। तो जब कमियां नज़र आएंगी तो उसमें सुधार भी होगा। तो यही सब कुछ कमियां हैं, अभी हम लोग आखिरी में देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो दूसरी चीज़ ये हम लोग समझ गए कि अगर कोई लॉ बन रहा है तो कैसे बन रहा है, गवर्नर जनरल प्लस साथ में उनके 4 मेंबर ये मिलकर तय करेंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट उस पर हाँ कर देगा, तो वहीं से वो लॉ बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जरा पूरा ओवरव्यू ले लें। ओवरव्यू क्या कि ये सारी चीज़ें अब जो हम लोगों ने पढ़ी, अब कुल मिला के चल क्या रहा है पूरा, अब जरा एक बार में समझ लेते हैं। देखो घूम फिर के अभी भी आए तो मोनोपोली किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भी मोनोपोली मतलब ये है कि 1773 कानून ने कोई बदलाव नहीं किया कि मोनोपोली किसी और के हाथ में दे देंगे, कि ट्रेड अब कोई और करेगा, नहीं, ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ठीक है। अब जरा आता है कंट्रोल। जो कंपनी का कंट्रोल है वो क्या है, कह रहा है कि जो भी कॉमर्शियल मैटर हैं, जो भी वाणिज्य वाले मैटर हैं, कॉमर्शियल कौन, ट्रेड, जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी अदर बिजनेस हो रहे हैं, वो सारा जो पैसा रुपये वाला मामला है वो सब कौन देख रहा है, अब भी किसे कंट्रोल में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। प्लस अगर जो पॉलिटिकल मैटर है, देखो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल राजनीतिक मामले भी सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, ये 24 ठो बैठे हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई कि अभी भी यहाँ पे कार्यों को बांटा नहीं है। अभी यहाँ देखो कार्य को जैसे चल रहा था वैसे ही हाथ में दे दिया गया। अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जाकर कार्य बदलेंगे, कहाँ पे, पिट्स इंडिया एक्ट में। तो यहाँ पे भी देखो कॉमर्शियल मैटर, और एक एक वर्ड यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी जहाँ भी आप एक पॉइंट छोड़ोगे अगले वाले कानून में वही चीज़ बदलाव होगा, और वही बदलाव फिर समझ में नहीं आएगा कि हुआ कैसे, यहाँ कौन कैसे आ गया। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, मोनोपोली किसकी बनी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंट्रोल में क्या, कॉमर्शियल मैटर और पॉलिटिकल मैटर पे कंट्रोल कौन कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 थे, ठीक है। प्रशासन जरा संभालें, प्रशासन कौन संभाल रहा है, कह रहे गवर्नर जनरल उनके साथ के 4 मेंबर। प्रशासन संभालने का मतलब सरकार कौन देख रहा है, सीरीज बात ये, एग्जीक्यूटिव मामले कौन चला रहा है। दूसरा लॉ बनाने की पावर, लॉ बनाने की पावर गवर्नर जनरल, 4 मेंबर और साथ में सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया। अब उसमें और क्या क्या बातें बताई गई, देखो प्रेजेंट, प्राइवेट ट्रेड, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स, ये सब जो है मना। अब जरा देखो इसके बाद ये क्या है एक पॉइंट कि बंगाल और मद्रास किसको रिपोर्ट करेंगे, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट को। तो ये कुछ चीज़ें अब जो है चलती चली आई। अब लगभग हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट है। अब छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं, ज़रा उसको बस देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ कमियां रहीं, उन चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो ये एक्ट में कुछ कमियां रह गई क्योंकि पहली बार बना। देखो यहाँ पे हुआ क्या, बंगाल एक गवर्नर जनरल और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के बीच टकराव वाली स्थिति बनी रही। क्यों, क्योंकि भाई वो लोग, गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई ज़्यादा, इसके कंट्रोल में ये दोनों रहेंगे। अब हो कह रहा था कि ये कुछ बोले तो ये लोग सुने ना सही से, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए। और सही बात तो ये थी कि इस कानून ने सही तरीके से कौन सी पावर, कितनी पावर किसके पास जाएगी, गवर्नर जनरल के पास कितनी पावर जाएगी, इनके पास कितनी पावर रहेगी, ये कुछ सही से बताया ही नहीं, स्पष्ट किया ही नहीं। तो शक्तियों का और दायित्वों का मतलब ड्यूटीज़ को कुछ स्पष्ट किया ही नहीं, क्लियर कट किया ही नहीं इस कानून ने। तो पहली दिक्कत यहाँ पे आ गई। दूसरा, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की और सुप्रीम कोर्ट में टकराव।
कि भाई यहाँ पे ये कानून बना रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मना कर दे रही है, तो यहाँ पे ये टकराव वाली स्थिति आएगी। तो अगला जो कानून आएगा 1781 वाला, वो इसी बात के लिए आएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए आगे कानून आएंगे, जैसे पिट्स भी आएगा। तो दूसरा दिक्कत सुप्रीम कोर्ट और इनके बीच की रही। तीसरा जो है कि प्रॉब्लम्स टेकिंग, अब ये जो गवर्नर जनरल कोई डिसीजन लेना था, तो वहाँ पे बेचारे के पास कोई एक्स्ट्रा पावर ही नहीं। गवर्नर जनरल अपने आप में तो भाई लीडर है, इन प्लस 4 मेंबर्स, कह रहा है कि आपको कोई आपके पास वीटो पावर नहीं है, जो भी लेना है मेजॉरिटी से लेना है, आपके पास बस कास्टिंग वोट है। तो आप ऐसे अगर कोई मेन डिसीजन है, कोई इमीडिएट डिसीजन है जो हित में हो सकते हैं, तो आपको लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, सबको बटोरो, सबके साथ भाई कंसेंसस बैठाओ कि हाँ भाई विचार मिल जाएं। तो उस आधार फिर जो है कहीं ना कहीं बहुत मजबूर हो चुका था गवर्नर जनरल, उसके पास कुछ पावर नाम मात्र की थी, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं थी। इसी सब दिक्कतों को दूर करेंगे कौन, आगे चल के आगे वाले कानून। तो बस लगभग इतनी चीज़ें हैं इस कानून में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ सकते हो आप कुछ भी एक्स्ट्रा, मगर लगभग मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा चीज़ें जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। उसके बाद अपने क्वेश्चंस लगाइए, आगे के एक्ट को जब पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियर कट आपको चीज़ समझ में आने वाली हैं। जरा एक बार और देख लेते हैं चीज़ों को, एक बार फिर से इसको 2 सेकंड में रिव्यू कर लेते हैं कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ थी। देखो मोनोपोली अभी भी किसके साथ बनी हुई है इस कानून में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना के रखी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और कोई नहीं आएगा। कंट्रोल किसका, कॉमर्शियल मैटर और पॉलिटिकल मैटर कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे 24, इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया था, पहले 1 साल था फिर बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। और क्या बोला गया कि प्रति वर्ष 6 मेंबर जो है रिटायर होंगे, मतलब 1/4 मेंबर जो है रिटायर हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन किसके हाथ में था, ये गवर्नर जनरल और 4 मेंबर्स के साथ जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। लेजिस्लेचर मतलब अगर कोई कानून बनाना है, विधि बनाना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट साथ में जुड़ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना काम नहीं होगा। कोई भी प्राइवेट ट्रेड को मना कर देगा, गिफ्ट को मना कर देगा, प्रेजेंट्स कोई दे रहा है, कुछ भी आपको दे रहा है उपहार के रूप में, सब मना कर दिया गया, ठीक है। ये पहला कानून था जहाँ पे प्रयास हुआ लिखित रूप में कि कंट्रोल किया जाए किसे, कंपनी को। इसके पहले कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया था, ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे ब्रिटिश ने कंट्रोल करने का शुरुआत की। पहली बार सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब था, पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन सब की पावर देना स्टार्ट हो गई। पूरी तरह दी नहीं गई, अभी स्टार्ट हुआ है। कितनी दी गई कितनी नहीं दी गई, अभी यहाँ पे कुछ क्लियर कट दिया ही नहीं गया, क्योंकि पावर कितनी किसको दी गई, यहीं तो दिक्कत आ गई। यही हमारा क्रिटिसिज्म था, यही हमारा जो है दिक्कतें आई, लैचेज हुए। तो अब इस कानून को सुधारने के लिए आगे आने वाले कानून आएंगे, तो वहाँ पे भी बहुत पूरी तरह चीज़ें सही नहीं रहेंगी, धीरे धीरे उसमें बदलाव होते रहेंगे, कंपनी को और तरीके से कंट्रोल करेंगे, कंपनी की पावर आगे चले ख़त्म ही कर देंगे। तो ओवरऑल आज की चीज़ें इतनी ही रहेंगी, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे के एक्ट को भी कवर करेंगे।